Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss about the photon as a unit of radiation energy along with Bohr's quantum theory, जिसमें हम हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोटोन एज ए यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। इसके बारे में हम इस तरह कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट है प्लैंक, और प्लैंक ने हमें एक थ्योरी दी है, उसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी काफ़ी हेल्पफुल है, मॉडर्न दौर की एक बड़ी ही इफेक्टिव थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि एनर्जी या लाइट, एनर्जी इन जनरल और लाइट इन स्पेसिफिक किस तरह ट्रैवल करती है। इसके मेन पोस्टुलेट्स अगर हम लिखें तो इस तरह कहा जा सकता है कि एनर्जी travels discontinuously। एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली ट्रैवल करती है और एनर्जी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा या फिर इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अच्छा, एनर्जी जो है ना मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती है, और अगर किसी भी एनर्जी की बात की जा रही है, अगर वो ट्रैवल कर रही है डिसकंटिन्यूअसली, तो फिर उसका जो पैकेट होगा उसे आप कहेंगे क्वांटा। सिंगुलर क्वांटम होगा और जमा क्वांटा हो जाएगी। अगर कोई भी एनर्जी है वो जब ट्रैवल कर रही है तो प्लैंक का ये कहना है कि एनर्जी कभी भी कंटिन्यूअसली ट्रैवल नहीं करती, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअसली ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो इन्हें वो कहता है कि ये जो हैं दीज आर दी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सही है जनाब। तो ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को आप नाम दे देते हैं अलग अलग, या तो आप इन्हें नाम दे देते हैं क्वांटम का, या फिर आप इन्हें फोटोन का नाम दे सकते हैं। कब क्वांटम कहना है, कब फोटोन कहना है? फॉर लाइट अगर बात की जाए, फॉर लाइट अगर बात की जाए तो फिर जो पैकेट ऑफ एनर्जी है उसे आप फोटोन कह देंगे, और अगर किसी भी टाइप की एनर्जी है तो उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक पैकेट में ट्रेवल कर रही है उसे आप क्वांटम या फिर उसकी जमा क्वांटा कह देते हैं। तो फोटोन होता है लाइट का पैकेट, और क्वांटम जो है एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो पैकेट है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो ट्रैवल कर रही है उसे आप कह देते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक क्वांटम। अच्छा, उसने कुछ एम्पिरिकल रिलेशंस भी हमें दिए हैं फोटोन के बारे में, एनर्जी को रिलेट किया है फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से, वेव नंबर से। उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये नतीजे हमें मिलते हैं। जो एनर्जी है ना, देखा गया है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पर न्यू जो है ना वो फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, यानी कि जितनी किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इस फॉर्म को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा और उस कांस्टेंट को प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है। एच न्यू यहाँ पर बात सही हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी के यूनिट इसी हिसाब से पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज जो हैं वो होते हैं। एच यहाँ पर क्या है, एच को आप कहते हैं कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, और ये कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती है। अगर हम इस रिलेशन को दोबारा से मेंशन करें तो इसको लिखने का एक और तरीका ये हो सकता है कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। यहाँ पर दो नई टर्म्स आ गई, एक तो है सी, सी को आप नाम दे देते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये है स्पीड ऑफ लाइट। ये भी अगर यहाँ पर कांस्टेंट के तौर पर काम कर रही है, तो अगर एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो ई और लेमडा के दरमियान में इनवर्स रिलेशन बन रहा है। लेमडा को आप कह देते हैं कि ये वेव लेंथ है। वेवलेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। इस आइडिया को मैं क्लियर कर देता हूँ, वैसे फिजिक्स में तो आप इसे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है या ये जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है लैम्डा। एडजेसेंट दो
क्रेस्ट्स या ट्रफ्स के दरमियान में जो फासला होता है उसे आप लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ की यूनिट की अगर बात की जाए तो वेवलेंथ का यूनिट जो है वो हो सकता है फॉर एग्जांपल मीटर भी आप ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, मिलीमीटर, यानी कि कोई भी लेंथ का जो यूनिट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेवलेंथ के लिए। नैनोमीटर में भी वेवलेंथ होती है डेफिनेटली। तो अगर बहुत छोटी वेव है जैसे कि एक्सरे से एसोसिएटेड वेव है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की वेव है तो फिर वो नैनोमीटर के अंदर उनका लैम्डा जो है वो होता है। इसी तरीके से एक और रिलेशन यहाँ पर बन सकता है, और उस रिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो रिलेशन होता है E is equal to HC न्यू बार। HC न्यू बार हो सकता है। यहाँ पर जो न्यू बार है उसकी बात की जाए तो न्यू बार को आप नाम देते हैं कि ये है वेव नंबर। वेव नंबर जो होता है ये नंबर ऑफ वेव्स हैं पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं उसे आप वेव नंबर कहते हैं। यहाँ से मैं अहम बातें अगर हाईलाइट करूं तो वो ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी किसी वेव की ज़्यादा होगी तो उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर वेव नंबर ज़्यादा होगा तो भी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरी तरफ अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। ये कुछ अहम नतीजे हम निकाल सकते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। इन इंफॉर्मेशंस को मैं इस्तेमाल करता हूँ ज़रा और अपना आइडिया विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और एनर्जी ऑफ फोटोन वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि कुछ वेव्स ड्रा कर लूँ। अप्रॉक्सीमेटली वेव ड्रा की है मैंने। एक और वेव ड्रा कर ली है, थर्ड वेव और फोर्थ वेव। मैंने यहाँ पर 4 वेव्स ड्रा कर ली हैं और मैं इनके हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और इंफॉर्मेशन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव has the highest energy। 4 वेव्स हैं, आपने ये सोचना है कि इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किस वेव के साथ एसोसिएटेड है। हम यहाँ पर जो फाइनल कर चुके हैं कि अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर उसका लैम्डा वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। आप देख सकते हैं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करूं या वेवलेंथ जो कि हमें एविडेंट नज़र आ रही है उसकी बात करता हूं तो वेवलेंथ के हिसाब से यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इधर वेवलेंथ यहाँ पर अगली वेव जहाँ पर आकर ख़त्म होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ आकर ख़त्म होती है तो ये वेवलेंथ और ज़्यादा है। ये लैम्डा लेंथी है, ये लैम्डा लेंथी है। इसी तरीके से ये वेव जहाँ भी जाकर ख़त्म होगी फॉर एग्जांपल तो ये वेवलेंथ भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। जबकि ये जो हमारी पहली वेव है इसको देखें, इसका लैम्डा सबसे कम है, और लैम्डा कम होने के साथ साथ जब लैम्डा कम होता है तो फिर फ्रीक्वेंसी को क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। ये जो एरिया अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जज करूं तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स हैं, वेव नंबर भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, लैम्डा भी कम है। सारी बातें जस्टिफाई कर रही हैं कि जो अल्फा ऑप्शन है हमारा उसके पास हाईएस्ट एनर्जी होगी। हाईएस्ट एनर्जी अकेला सवाल नहीं है जो इस तरह पूछा जा सकता है, आपको फ्रीक्वेंसी इवन पूछी जा सकती है, लैम्डा पूछा जा सकता है, वेव नंबर पूछा जा सकता है इस तरह। और आप हमेशा जो है वो कहेंगे क्या कि जिसके पास जो ये इसको देखकर आप नंबर ऑफ वेव्स को देखकर पर यूनिट लेंथ पर सेकंड जो एक जगह से जा रही हैं लैम्डा को कंपेयर करके आप सबके बारे में रिलेटिव एनर्जीज का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉन्सेप्ट और दीगर बातें जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पर हमने फाइनल कर ली। इसके बाद आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो एक और तरह सवाल को पूछ लेते हैं। वो सवाल ये हो जाएगा कि which of the following statements is wrong, या फिर आप कह सकते हैं not correct। 4 स्टेटमेंट्स लिखी जा रही हैं, आपने स्टेटमेंट्स को देखकर ही अंदाजा लगाना है कि कौन सी बात सही नहीं है। ऑप्शन अल्फा बना रहे हैं इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी
increases energy of photon, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फिर एनर्जी भी फोटोन की ज्यादा हो जाएगी। हाई वेव नंबर मीन्स हाई एनर्जी। चार्ली ऑप्शन देख लेते हैं। हायर प्लैंक्स कांस्टेंट मीन्स हायर एनर्जी। डेल्टा ऑप्शन देख लेते हैं। लोअर वेवलेंथ मीन्स हायर एनर्जी। चार ऑप्शन यहां पर हमने लिख दिए और अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमारे डाटा के मुताबिक, तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एनर्जी ज्यादा होगी, अल्फा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देख लें, वेव नंबर ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा होगी, बिल्कुल बात सही है। डेल्टा ऑप्शन देख लें, लेमडा कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है। चार्ली ऑप्शन यहां पर सही नहीं लग रहा क्योंकि चार्ली ऑप्शन के मुताबिक अगर एच बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है। हालांकि इक्वेशन में ऐसा नजर आ रहा है कि ई और एच के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन हमने फाइनल कर लिया कि एच इज कांस्टेंट, इट्स प्लैंक्स कांस्टेंट और ये चेंज नहीं होता। जब ये चेंज नहीं होता तो फिर इसकी ज्यादा वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये कांस्टेंट है, इसने चेंज नहीं होना, चेंज होना है तो लैम्डा ने चेंज होना है, चेंज होना है तो फ्रीक्वेंसी ने चेंज होना है या फिर वेव नंबर ने चेंज होना है। एज का चेंज होना नहीं बनता, एज चेंज होता भी नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपने याद रखनी है। तो इस तरह के सवाल आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हुए अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक आ जाता है कि हम हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। और हाइड्रोजन एटम ऑन बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोजन एटम को जब आप क्वांटम थ्योरी की बेस पर डिस्कस करें ना तो फिर वहां पर आपको बनाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट लेकर आना पड़ता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल का और उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन देखनी पड़ती है। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमें करना चाहिए, उसके पोस्टुलेट्स हमें पता होने चाहिए। बोहर्स एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए मैं एक न्यूक्लियस बनाता हूं और उसके साथ मुख्तलिफ शेल्स ड्रॉ कर लेता हूं। जी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एक एटम के पास मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसकी बात अगर की जाए तो हाइड्रोजन के पास डिफरेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं। इन्हें मैं हाईलाइट कर लेता हूं। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व in only one of the several quantized energy states. Quantized energy states में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम सकता है और इन quantized energy states को नाम दिया जाता है ऑर्बिट्स का, या फिर जिन्हें शेल्स का नाम भी दिया जाएगा। क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स में वर्ड जो क्वांटाइज्ड है इसका तर्जमा कर लें, इसका मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी। तो फिक्स्ड एनर्जी वाले कुछ सब ऑर्बिट होते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकता है, इसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। ये बात आपने याद रखनी है। जब क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स होता है और क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट की जो एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए वैल्यू आपने याद रख लेनी है, mvr इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ पर r जो है वो रेडियस है और n जो है वो क्वांटम नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ शेल है। n को हाईलाइट कर लेते हैं, n है नंबर ऑफ शेल, इसकी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एटसेट्रा, 0 नहीं हो सकती। और r जो है वो है रेडियस ऑफ शेल, r है रेडियस। सही है जी। r को फर्दर रिलेट किया गया है रेडियस के साथ बोहर एटॉमिक मॉडल में ही और वो वैल्यू आती है r इज इक्वल टू 0.529 n²। सही है जी। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो इसको मैं बताता चलूं कि अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो रेडियस जो आता है शेल का वो आता है, पहले शेल का रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम
अगर n की वैल्यू 2 रखी जाए, यहाँ पर n की पहले शेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है, दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है, दूसरे शेल के लिए जो वैल्यू आती है वो 2.11 एंगस्ट्रॉम आती है, और तीसरे शेल के लिए n = 3 के लिए अगर बात की जाए तो ये 4.75 एंगस्ट्रॉम वैल्यू आती है। ये है रेडियस का फॉर्मूला। अच्छा, जिस तरह रेडियस जो है वो फिक्स्ड होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स डिफाइंड हैं और कुदरत ने उन्हें डिफाइन कर दिया है, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स बना दी हैं, तो हर एक शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी भी होती है। उस पर्टिकुलर एनर्जी को डिस्क्राइब कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं। जरा एनर्जी को डिफाइन करते हुए ये देखें जरा कि एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला निकाला है बोहर ने, और वो होता है -1313.315 ओवर n² किलो जूल पर मोल। इस फॉर्मूला में भी अगर हम जनरली वैल्यूज देखें तो पहले शेल की जो एनर्जी आती है वो हमारे पास आ जाती है, इसी ही आ जाती है 1313.315 किलो जूल पर मोल, माइनस में आ जाती है। और सेकंड शेल के लिए फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ वैल्यूज अगर मैं यहाँ निकाल सकूं तो n = 1 अगर आप रखते हैं तो ये वैल्यू सेम आ जाती है, -1313.315 किलो जूल पर मोल। इस वैल्यू को आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं ऑफ हाइड्रोजन का, ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पहले शेल में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको इतनी ही एनर्जी चाहिए होगी। अगर हम n = 2 की बात करते हैं तो ये वैल्यू आप हल कर लेंगे, ये आ जाएगी -328 के करीब किलो जूल पर मोल में। इसी तरीके से आगे चलते हुए -182 और फर्दर आप देखेंगे मुख्तलिफ वैल्यूज आ सकती हैं, तो आपको इनकी वैल्यू 1 2 3 4 ये करने का थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए। अब आप ये बात भी देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो उसकी एनर्जी कोई और है और दूसरे शेल में एनर्जी कोई और है, तो रूल ये है कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है उतनी उसकी एनर्जी कम होती है। ये बात जरा समझ लें। यहाँ पर हमें पता क्या लग रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है और n के साथ दिखने में इन्वर्स रिलेशन लग रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ अगर इन्वर्स रिलेशन हो तो वो डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल का नंबर बढ़ेगा तो फिर एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। अब एक और कंसेप्ट मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, इसके पास पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं सेकंड शेल में और एक और इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं सेकंड शेल में। सेकंड शेल का पहला इलेक्ट्रॉन जो मैंने ड्रॉ किया वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आना चाहता है, तो इट शुड डेफिनेटली एमिट एनर्जी, इसे एनर्जी खारिज करनी पड़ेगी और जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन ए डिसकंटिन्यूअस मैनर इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। सही है जी। बोहर मॉडल के मुताबिक एटम जब भी लाइट एमिट करता है तो फोटोन की फॉर्म में करता है, तो जो चेंज इन एनर्जी हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होगा वो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी h न्यू के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना चाहता है तो उसको कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में जाना चाहता है, तो इट शुड डेफिनेटली एब्जॉर्ब एनर्जी, और ये एनर्जी भी कंटिन्यूअसली ट्रैवल नहीं करेगी, डिसकंटिन्यूअस ट्रैवल करेगी, और यहाँ पर भी चेंज इन एनर्जी जो है वो h न्यू के बराबर होगा। सही है जनाब। तो एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ जाते हुए बढ़ रही है, ये आइडिया यहाँ से क्लियर हो गया। इसी बात को आगे लेकर चलते हैं और अब हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है और उस आप हाइड्रोजन एटम को आप सब्जेक्ट करते हैं, आप उसे देते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, आप उसे हीट करते हैं, तो फिर क्या होता है। इस आइडिया को समझने के लिए मैं एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एनर्जी को ड्रॉ कर रहे हैं y एक्सिस पर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एक एनर्जी, और वो एनर्जी जो है n = 1। पहले शेल की एनर्जी मैंने कहा सबसे कम है, काफ़ी कम है, उसे मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया। पहले शेल के बाद मैंने दूसरे शेल की एनर्जी ड्रॉ कर दी है और दूसरे शेल की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। याद रहे कि जो बोहर के मुताबिक जो एनर्जीज है ना वो बाहर की तरफ जाते हुए बढ़ती हैं, ये बात तो सही है,
लेकिन जो एनर्जीज का गैप है, यानी कि पहले और दूसरे शेल की एनर्जी का गैप ज्यादा होगा, दूसरे और तीसरे शेल की एनर्जी का गैप कम होगा, तीसरे चौथे का और कम होगा। इस तरीके से एनर्जी का गैप जो है वो कम होता जाएगा। इसे ऐसे लिख सकते हैं आप कि E2 माइनस E1 जो होगा ये ज्यादा होगा और E3 माइनस E2 जो होगा ये कम होगा। एनर्जी गैप यानी कि दो कंसेक्टिव ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है उनका जो डिफरेंस है वो बाहर की तरफ जाते हुए कम होता है। सही जी। और यहीं पर मैं एक सेकंड आपका और लेकर एक और बात भी बता दूं कि जो रेडियस का गैप होता है वो बाहर की तरफ जाते हुए बढ़ रहा होता है, यानी कि तीसरे शेल और दूसरे शेल के साइज का फर्क जो है वो ज्यादा होता है दूसरे शेल और पहले शेल के साइज के फर्क से। सही है जनाब। एनर्जी गैप्स गो ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट एंड रेडियस गैप गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। ये दोनों इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ज्यादा हमने एनर्जी की बात करनी है क्योंकि अभी हम उसको भी समझने लगे हैं। तो n इज इक्वल टू 2 पहले और दूसरे में आप देखें एनर्जी गैप मैंने काफी ज्यादा बनाया है। अब मैं सेकंड और थर्ड ड्रॉ कर रहा हूं। थर्ड आप देखें मैंने रिलेटिवली क्लोज बना दिया है। अब फोर्थ में मैं और थोड़ा सा क्लोज बनाऊंगा क्योंकि मैंने ये शो करना है कि एनर्जी गैप जो है अकॉर्डिंग टू बोहर जब आप लोअर से हायर ऑर्बिट में जाते हैं तो हर दो ऑर्बिट्स के दरमियान में जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता जाता है। n इज इक्वल टू 5 आ गया मेरे पास। इसी तरीके से और कम कर लेते हैं तो यहाँ पे अराउंड n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और आखिर में बिल्कुल ही साथ मैं n इज इक्वल टू 7 ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने 7 शेल बना दिए। थ्योरेटिकली 7 शेल जो है वो हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मौजूद था पहले शेल में, इलेक्ट्रॉन मौजूद था से यहाँ पर मौजूद था। आपने इस सारे सिस्टम को हीट किया, आपने इसे हीट दे दी है। दो रास्ते से आप इसे एक्साइट कर सकते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन वाज एक्साइट किया आपने इसे। एक्साइट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जिसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं हीटिंग या आप हीट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही हालतों में इलेक्ट्रॉन n1 से एक्साइट होकर कहीं पर चला गया है। वो सेकंड शेल में जा सकता है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, कहीं पर भी जा सकता है। अब वो कहीं पर भी है तो वहां से वो वापस आएगा। अगर वो किसी भी हायर ऑर्बिट से वापस आता है पहले शेल में तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें चेंज आएगा और एनर्जी जो रिलीज होगी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने में वो काफ़ी ज़्यादा होगी। ये देखें जी, एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से जब एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकलेगी, उन्हें आप कहेंगे क्वांटा, और वो सब क्वांटा यहाँ से जो निकल रहे हैं वो सब मिलकर एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। मुख्तलिफ रेज निकलती हैं डिफरेंट एनर्जीज की, और उन एनर्जीज के पूरी स्पेक्ट्रम को आप कह देते हैं लाइमन सीरीज। सही जी। और ये ना यूवी रीजन में ये फॉल करता है, यूवी रीजन में। इसके बाद ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में वापस ना आए, बल्कि वो हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में वापस आ जाए। ये सेकंड ऑर्बिट में वापस आ सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में वापस आ सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में वापस आ सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में वापस आ सकते हैं और सेकंड ऑर्बिट में वापस आ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में वापस आया है तो यहाँ से जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को आप कहेंगे कि ये बाल्मर सीरीज है। बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में फॉल करती है, और लेकिन इसकी जो जिसे आप कहते हैं टर्मिनल लाइन है, आखिरी लाइन है, वो यूवी रीजन में होती है। यानी कि जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी आमतौर पर इतनी होती है कि वो उसकी वेवलेंथ जो है वो विजिबल कलर होते हैं, ब्लू कलर की तकरीबन होती है, लेकिन उसकी जो आखिरी लाइन है वो यूवी रीजन में होती है। उस पर बात कर लेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ से मैं एक पैटर्न फिर लिख लेता हूँ। एक तो मैंने देख लिया कि हायर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में वापस आएगा तो लाइमन सीरीज है, दूसरे ऑर्बिट में वापस आएगा तो बाल्मर सीरीज है। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में वापस आए तो पास्कन, ब्रैकेट और फंड सीरीज बनती हैं, उनको हम लिख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से, फॉर एग्जांपल उसके पास हायर ऑर्बिट हो सकता है 4, 5, 6, 7, उससे वो वापस आ रहा है थर्ड ऑर्बिट के अंदर, जिस तरह फर्स्ट और सेकंड में लाइमन और बाल्मर बनते हैं, तो अगर वो वापस आ रहा है
1 के अंदर, थर्ड शेल के अंदर, तो फिर ये बन जाएगी लाइमन और बाल्मर के बाद पास्कन सीरीज बन जाएगी। आप कहेंगे कि ये पास्कन सीरीज है, और डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी चेंज बड़ा थोड़ा सा हो सकता है। तो फिर ये जो रेडिएशंस हैं ये फॉल करेंगी इन इंफ्रारेड रीजन। इसी तरीके से अगर किसी हायर ऑर्बिट से यानी कि 5th, 6th और 7th शेल से इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं 4th शेल में, तो एनर्जी चेंज और थोड़ा हो जाता है। इस सीरीज को आप कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, और ये भी IR रीजन में ही फॉल करती है। एंड इन द एंड अगर हम बात करें फंड सीरीज की, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से वापस आ रहा होता है 5th ऑर्बिट में। बहुत ही कम एनर्जी चेंज है 5th, 6th और 7th का। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो स्पेक्ट्रम बनाएगी फंड सीरीज, और उसको अगेन आप देख सकेंगे IR रेडिएशन में। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मैं और भी निकाल सकता हूँ, और वो ये है कि यूवी लाइट, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, तो यहाँ पर यूवी लाइट निकल रही है, तो डेफिनेटली यूवी लाइट की जो एनर्जी होगी वो विजिबल से ज़्यादा होगी, और विजिबल की एनर्जी IR से ज़्यादा होगी, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन जहाँ पर कम एनर्जी निकलनी होती है वो इंफ्रारेड की फॉर्म में निकलती है, जहाँ थोड़ी ज़्यादा एनर्जी निकलनी होती है वो विजिबल की फॉर्म में निकलती है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूवी लाइट की फॉर्म में निकलती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने देख ली, क्योंकि हमें टॉपिक की हेडिंग दी गई है कि आप हाइड्रोजन को डिस्कस करें ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, तो हमें सब टॉपिक्स जो हमने देखे हैं उनको थोड़ा थोड़ा देखने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर हमें कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सवाल जो आपके सामने लिखे हैं ये सारे ही अच्छे नौयत के सवाल हैं। फॉर एग्जांपल हमें पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में आ रहा है, बताएं कि कौन सी सीरीज जो है स्पेक्ट्रम की बन रही है। हम लाइमन सीरीज टिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें पूछा जाता है 3rd से 2nd में आ रहा है, तो 2nd में जब भी आएगा फाइनल ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है, जिससे आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी हायर ऑर्बिट से 3rd में आ गया पास्कन सीरीज ही बनेगी, किसी से भी 4थे में आ गया ब्रैकेट, किसी से भी 5वें में आ गया फंड सीरीज ही बनेगी। इसी तरीके से इस हिस्से में हमें सवाल पूछे जा सकते हैं 1st ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, 2nd ऑर्बिट की एनर्जी क्या है। 3rd ऑर्बिट की एनर्जी के लिए यहाँ पर वैल्यू 9 आ जाएगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 के लिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले शेल का साइज पूछा जा सकता है, दूसरे शेल का साइज पूछा जा सकता है, तीसरे शेल का साइज पूछा जा सकता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एनर्जी स्टेट, ये बात पूछी जा सकती है। और एक और बात जो पूछी जा सकती है उसको मैं अब MCQ से टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, वो बात आप देख लें। और सवाल ये है कि विच ऑफ दीज इज नॉट explained by बोहर्स थ्योरी। अच्छा, बोहर थ्योरी ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से किसको एक्सप्लेन नहीं करती? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं H प्लस, चार्ली ऑप्शन है Li+2, डेल्टा ऑप्शन है Be प्लस। अच्छा, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन एटम को जब हम बोहर एटॉमिक मॉडल या क्वांटम थ्योरी की बेस पर एक्सप्लेन करते हैं तो हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और याद रहे कि ये जो क्वांटम थ्योरी है जो हाइड्रोजन एटम को डील करती है, बोहर एटॉमिक मॉडल, ये सिर्फ और सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फिर जिसे मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं उसको ही एक्सप्लेन करती है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन वाले, 3 इलेक्ट्रॉन वाले, 4 इलेक्ट्रॉन वाले, उसे ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 उसके पास फिलहाल 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का है 4, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है +1, तो इस वक्त उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि बेरिलियम यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और इस वजह से फिर बेरिलियम को बोहर्स थ्योरी या हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी जो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस करती है वो बेरिलियम को डील नहीं कर सकेगी। आप कहेंगे कि दिस बेरिलियम प्लस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोहर्स थ्योरी।
सही है जनाब। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल बना रहे हैं, आखिरी सवाल होगा हमारी डिस्कशन का, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह ये जो बोहर मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है मुख्तलिफ चीज़ों को। ओके जी, सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोहर कैन exist alpha option in any shell, beta option देख लें in first shell when most stable, हाइड्रोजन के रेफरेंस से बात हो रही है। In higher shells when with higher energy, डेल्टा ऑप्शन है in any shell when condition for angular momentum is observed। ओके जनाब, तो अब सवाल ये आया कि बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर एग्जिस्ट कर सकता है। बोहर के मुताबिक बीटा ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में होगा जैसा कि हाइड्रोजन के फॉर्म में होता है, तो फिर उसे होना चाहिए पहले शेल में। ये बात तो सही है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में एग्जिस्ट कर सकता है। एक और सवाल देखते हैं, इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोहर कैन नॉट एग्जिस्ट। बोहर ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स में, शेल्स में विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। अगर उनकी एनर्जी कम होगी तो वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, पहले शेल में आ सकते हैं फॉर एग्जांपल, और अगर उनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो हायर ऑर्बिट्स में जा सकते हैं, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में। तो इसी बात को हम बुनियाद बनाते हैं और देखते हैं बीटा ऑप्शन। बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन फर्स्ट शेल व्हेन मोर स्टेबल। अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तो वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, वो पहले शेल में हो सकता है, इट कैन एग्जिस्ट। चार्ली ऑप्शन देखें, इन हायर शेल्स व्हेन विद हायर एनर्जी। अगर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो पहले शेल से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। डेल्टा ऑप्शन देखते हैं, इन एनी शेल व्हेन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इज ऑब्जर्व्ड। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, अगर उसके पास रेलेवेंट एनर्जी मौजूद है, तो वो किसी भी शेल में, किसी भी ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीटा, चार्ली और डेल्टा कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकता है। अलबत्ता इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन शेल्स, क्योंकि शेल्स के अंदर एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, लेकिन शेल्स के बिटवीन में ये वाला जो एरिया है इसे आप कहते हैं फॉरबिडन स्टेट, और यहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन हो गया अल्फा। ये सब था जी अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।